हाथ का इलाज गारंटी का इलाज, नामर्दानगी जड़ से खत्म करें गारंटी के साथ। मोटापा कम करने का इलाज, पथरी 5 दिन में खत्म। दांत खुजली खत्म करें सिर्फ 1 दिन में। 132 साल पुराने हकीम जी का इलाज, वो भी गारंटी के साथ। दवा के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 6398700962 63 987 00962। दोस्तों नमस्कार। एक चीज दिखाई देती है, एक चीज दिखाई नहीं देती है। एक जंगल राज दिखाई देता है, कोई तलवार लेकर जान रहा है। दूसरा जंगल राज दिखाई नहीं देता है, जो कि पूरी जमीन पे ही धारदार हथियार को बिछा देता है और आपके पांव लहूलुहान हो जाते हैं। एक जंगल राज में निवाला छीन के कोई खाता है, एक जंगल राज में निवाला ही नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? इन परिस्थितियों को बिहार समझ रहा है, इसलिए समझ रहा है बिहार सबसे ज्यादा दुनिया भर में, देश भर में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रवासियों को भेजता है, अपने यहां से भेज देता है। बच्चे पढ़ने को बाहर निकल जाते हैं, मां बाप नौकरी पेशे के लिए निकल जाते हैं, मजदूर मजदूरी करने निकल जाता है। खेती हर मजदूर जिसका खेत भी है वह भी पंजाब के खेतों में आकर काम करता है, कुछ पैसा वहां से कमाता है और वापस भेजता है। यानी एमएसपी वहां काम नहीं करती है, मजदूरी वहां काम नहीं करती है। इस स्थिति में ट्रांसफॉर्मेशन बिहार का इन 94 सीटों पर है। अब इसका दूसरा पक्ष, जिस बात का जिक्र जिन 94 सीटों का हम कर रहे हैं आपसे, उसमें 2-3 चीजों को और समझना होगा। नरेंद्र मोदी खुद, देश के प्रधानमंत्री खुद स्वर्ण से नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने स्वर्ण वोट बैंक को बचाया, वो ओबीसी से आते हैं, जिसका जिक्र एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ठसक के साथ कहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ओबी है। ठसक के साथ फिर कहा गया कि हमारे राष्ट्रपति दलित है। हाथरस की घटना होती है, राष्ट्रपति कुछ नहीं कहते हैं। मुस्लिम इस देश में हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, राजनीतिक तौर पर खामोशी बरती जाती है। सबका साथ सबका विकास का नारा पैरेलल में चल रहा है। लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते आपके जहन में 3 सवाल आएंगे। बुनियादी जरूरत क्या है? बुनियादी जरूरतों में जाति मायने रखती है कितनी? और जातियों के अनुसार ही अगर काम होता है तब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर कोई अपनी जातियों को लेकर संघर्ष करता हुआ और मरता हुआ नजर आएगा। फिर क्या होगा? फिर हथेली में क्या बचेंगी चीजें? यह एक रीडिंग है जो पिछले 30 बरस से बिहार ने लालू यादव और नीतीश काल के दौर में दोनों बार पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी गई है। हां, 2015 में जब पढ़ी गई और वोटिंग हो गई और उसके बाद झटके में नीतीश लालू का साथ छोड़ के जब दोबारा मोदी के साथ जुड़ गए, यानी बीजेपी के साथ जुड़ गए, तब बिहार ने इस हकीकत को समझने की कोशिश उस प्रक्रिया से शुरू की कि यह कास्ट वार भी नहीं है, यह दरअसल पावर का वार है, यह दरअसल सत्ता की चाहत है। जो भी जहां रहता है वहां सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है, तो जिस कैंडिडेट को भी वो जिताएंगे वो कैंडिडेट भी सत्ता अपने हाथ में रखने की दिशा में ही बढ़ेगा। और तभी बढ़ेगा जब वो अपनी पार्टी को मजबूत करेगा। पार्टी उस रूप में वसूली करेगी, उसी रूप में इस देश को बेच दे या इस देश में पीएसयूज को अपने प्राइवेट मित्रों के हाथों में भेज दे। ये सारी स्थितियों को हमको बताने की जरूरत नहीं है। देख, लेकिन जब इस बात का जिक्र हो रहा है तो पहली बार उस जंगल राज के भीतर से जब हमें लगता है एक चीज और समझना होगा, जो महादलित का प्रयोग था उसमें हमने पहली बार यह भी देखा कि आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने बहुत शालीनता के साथ कुछ लोगों को अपने साथ में लिया। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आरजेडी और जेडीयू में अंतर नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में जेडीयू से लोग आरजेडी में गए, आरजेडी से जेडीयू में आए। अगर आरजेडी के लोगों का याद करेगा तो चंद्रिका राय, जो कि तो लालू यादव के समधी हैं, वो नीतीश के साथ चले गए। जयवर्धन यादव, बच्चा यादव, जो राम लखन यादव के बेटे हैं, वह भी जेडीयू में चले गए। जॉर्ज फातमी, जो एक वक्त एमएम फातमी जो हैं, जो लालू के सबसे नजदीक थे, उनके बेटे जॉर्ज फातमी, वह भी जेडीयू में चले गए। ये स्थिति है। बीजेपी के साथ भी गिरिनाथ सिंह, याद कीजिए, वह भी बीजेपी में चले गए, आरजेडी को छोड़कर। और आखिरी दौर में तो रघुवंश बाबू के भी नाम आ रहा था कि बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी डोरे डाल रही है, अस्पताल तक चली गई थी। ये तो आकस्मिक निधन हो गया और दुखद रहा वो। लेकिन ये कौन सी स्थिति है? ये स्थिति मतलब ये है कि ये सवाल जंगल राज का नहीं है। ये मसला पूरा का पूरा इस बात का है कि सत्ता कौन अपने हाथ में रखे। और बिहार की जनता इस एहसास को पहली बार भोगने को तैयार हो चली है कि दरअसल यह जाति टूटे या वर्ण व्यवस्था टूट रही है, इसलिए एक संघर्षमय स्थिति। अब इसके आगे निकलिए, जमन ये जातीय दमन जो अलग पुराने दौर में पूरे गांव को हाँकने की स्थिति होती थी, या मौजूदा वक्त में अपर कास्ट अपने तरीके से चीजों को चलाएगा, क्या बिहार इसको बदल देगा? जो निर्णायक मूड है, हो सकता है। इसलिए
ये पूरे देश के लिए बिहार का राजनीतिक संदेश निकलने वाला है। इसको सिर्फ बिहार के लोगों को बिहार तक नहीं देखना चाहिए। ये उन तमाम ऊंची पैसे वाली सोच और क्रिमिनल सोच को समेटे हुए, इसमें हम कोई स्वर्ण और दलित नहीं लेकर आएंगे। हम कहेंगे सत्ता में बैठा हुआ जो रामविलास पासवान के पास कितनी संपत्ति थी, या उनके फैमिली के लोग जो हैं वो गए कि नहीं गए, उसमें शामिल हुए कि नहीं हुए, शामिल हुए। प्रधानमंत्री, उनका नाम नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया अपनी अपोजिशन का, यानी लड़ाई सत्ता की है। और इसमें उलझाया जाएगा जनता की भावनाओं के साथ। जो जनता, जो वोटर उलझना चाहे जाति की भावना में उलझ जाए, जो विकास के कहकहरे में उलझना चाहे भावनात्मक तौर पर उसमें उलझ जाए, जो अयोध्या में राम मंदिर पर उलझना चाहती है वो उसमें उलझ जाए, जो कश्मीर में उलझना चाहती है वो उसमें उलझ जाए। जिसे जिसमें उलझाना है उलझा दीजिए। लड़ाई सत्ता की, आखिर में सभी एक नजर आएंगे। पीडीपी भी साथ हो जाएगी, इधर से भी साथ कोई आ जाएगा, उधर से भी साथ आ जाएगा, और नहीं तो ये सभी कहीं और चले जाएंगे। 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के एमएलएस को साथ में ले लिया गया, और अब तो चुनाव भी हो रहे हैं मध्य प्रदेश में जहां पर साथ लिया गया। 22 लोग थे, अब उन पे क्या होगा यह भी देखना होगा। तो इसमें ना जाइए, इसमें फंसिए मत, ये फंसने की स्थिति में नहीं है। और ये जब हम जिन सीटों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं उसकी एक हकीकत और जानिए कि ये 94 सीट्स इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पर 80 सीटों पर जो आरजेडी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें 80 में से 50 सीटें जो हैं वह फिलहाल, एक लिहाज से आप ये सोचिए कि आरजेडी के पास 34 सीट, कांग्रेस के पास 6 सीट, यानी 40 सीट जो है इन 94 सीट में से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के पास है। एक एमएल के पास भी है। वहीं बीजेपी के पास 20 सीट, तो जेडीयू के पास 30 सीट है, यानी 50 सीट है 94 में से। यानी अपनी सीटों को बचाने की प्रक्रिया में यह लड़ाई लड़नी है एनडीए को। लेकिन उस एनडीए के भीतर का सच यह है, बीजेपी 20 सीटों पर तो लड़ चुकी है जेडीयू आरजेडी के कॉम्बिनेशन से भी, और जीत चुकी है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो 30 सीट जेडीयू की है उसमें से क्या वाकई कितनी सीटें हैं? लगभग 16 सीट ऐसी है जहां पर अगर साथ आरजेडी का ना होता, लालू का ना होता, उस कॉम्बिनेशन का ना होता, दलित, पिछड़ा, ईबीसी, ओबीसी, इन सब का टकराव स्वर्ण से ना होता जो कि 2015 के इलेक्शन में हुआ था, तो जेडीयू नहीं जीत पाता। यह भी एक फैक्ट है। लगभग 6 सीट ऐसी आरजेडी की भी है जहां पर जेडीयू ना होती तो वह नहीं जीत पाता। लेकिन बड़ा स्टेक इस समय सत्ता बचाने को लेकर है, और वो एक संघर्ष की स्थिति में नीतीश कुमार अगर आ रहे हैं तो जनता भी नीतीश सेंट्रिक होकर एक निर्णायक मूड में धीरे धीरे आ रही है। और जब इन बातों का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, और इस बात का जब जिन 17 जिलों का हमने आपसे जिक्र किया उसके भीतर की परिस्थितियों में हमको लगता है 2 चीज और जाननी चाहिए। एक तो ये खास तौर से हमको लगता है आज आपको ये बताना चाहिए कि अपना विस्तार जातीय आधार पर भी किया गया। महादलित को भी टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, यह भी एक नया राजनीतिक प्रयोग था, और अपर कास्ट को भी टिकट दिया गया। ये हम इसलिए जानबूझ के आपको बताना चाहते हैं कि जैसे दरभंगा टाउन में विनोद मिश्रा को टिकट दिया गया। विनोद मिश्रा 30 साल से बीजेपी में थे और 2 बार बीजेपी के जिला वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वो डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी में भी शामिल हुए थे। विनोद मिश्रा को अलीनगर से टिकट दिया गया। 30 साल तक रहे, इस रूप में रहे, काम किया, सब कुछ किया, लेकिन अब वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जिस सीट पर अलीनगर है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि लालू यादव के बहुत करीबी थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, इनको यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। यानी विनोद मिश्रा बीजेपी से निकलकर आरजेडी में आ गए। दरभंगा टाउन जो है वहां पर अमरनाथ गामी, विनोद मिश्रा मैथिल ब्राह्मण है। दरभंगा टाउन में अमरनाथ गामी है जिनका वोट बैंक है बनिया, जो कि बीजेपी का वोट बैंक था। यह भी पहले बीजेपी में ही थे, फिर कुछ दिन इन्होंने जेडीयू में भी गुजारे, और उसके बाद लेकिन इनका परिवार बीजेपी आरएसएस से 40 सालों से जुड़ा हुआ, यह भी आरजेडी की टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं हायाघाट से। तो अब सवाल यह है कि ये बीजेपी के टिकट पर एमएलए भी रह चुका है हायाघाट में, लेकिन अब ये दरभंगा टाउन से चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी एक शिफ्ट हुआ। एक तीसरा शिफ्ट है, यानी एक तरफ बनिया वोटिंग आई, दूसरी तरफ मैथिल ब्राह्मणों की आई, तीसरी देखिए रमेश कुमार चौधरी जो कि राजपूत हैं। अब देखिए इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, आरजेडी लड़ा रही है बहादुरपुर से। यह इससे पहले बीजेपी में थे, बीजेपी के बाद ये निकल कर आए तो एलजेपी में गए, उसके बाद आरजेडी में आए, एक शिफ्ट किया इन्होंने, लेकिन इनके साथ राजपूत वोट है। तो इसका एक मतलब यह है कि
वोटरों के जहन में अगर कैंडिडेट है उसका भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमें लगता है ये पहली बार ऐसा है जहां पर जातीय समीकरण टूट रहे हैं, जहां पर उम्मीदवारों की जातीय समीकरण इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वो कॉम्बिनेशन क्या होगा। कांग्रेस के साथ अगर कुछ अपर कास्ट जुड़ जाते हैं तो ये तेजस्वी के लिए फायदेमंद होगा। तेजस्वी का वोट अगर ट्रांसफर होता है कांग्रेस के उसमें तो ये फायदा दोनों गठबंधन को होगा, और अगर अपर कास्ट टकराएगा बीजेपी और कांग्रेस के भीतर में तो नुकसान बीजेपी को होगा। यह एक स्थिति बन रही है 94 सीटों की लेकर। और आखिरी बात, अगर यह राजनीतिक प्रयोग बिहार में सफल हो गया तो सवाल जंगल राज का नहीं है, लालू यादव का नहीं है, नीतीश कुमार का नहीं है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, लिबरलाइजेशन का नहीं है, बाजारवाद का नहीं है। इस देश के भीतर में बिहार के जरिए एक मैसेज होगा कि आप उस राजनीति को छोड़िए जो राजनीति आपको सिर्फ रईस बनाती है, नेताओं को रईस बनाती है, क्रिमिनल्स को साथ लेकर चलती है, और डेवलपमेंट्स क्रिमिनल जो रईस होता है उसके इर्द गिर्द की जो लोग होते हैं उन्हीं के जरिए उस कास्ट के भीतर में एक विस्तार मिल जाता है, और पॉकेट्स जो हैं इस देश के भीतर में अलग अलग जगहों पर डेवलप होते चले जाते हैं। लेकिन पहली बार बिहार उस अस्तित्व के संघर्ष में चला गया है जहां पर उसे बचना है या खत्म होना है। शायद इसीलिए यह निर्णायक मोड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे 3 को जरूर, 3 नवंबर को एक एक सीट की जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।